Now, let's calculate the same thing for Balmer series. In Balmer series, what is maximum wavelength and what is minimum wavelength? हम यही कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन करने का फिर तरीका वही रहेगा. सबसे पहले बाल्मर सीरीज का मतलब है फाइनल ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट में लेना होगा और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होगी और ट्रांजिशन होएगा 3 से 2 के लिए और मिनिमम वेवलेंथ में मैक्सिमम एनर्जी होगी और ट्रांजिशन होएगा इंफिनिटी से 2 के लिए. तो चलिए इसी समय हम कैलकुलेशन करते हैं. फॉर लैम्डा मिन, लैम्डा मिन का कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं. मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी के लिए इंफिनिटी से 2 ट्रांजिशन दिखा रहा हूं. मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन लैम्डा min is equal to Rydberg constant 10 to the power 7 1 upon n1 square की जगह infinity square minus 1 by 2 square into z square 1 square and we'll get this minimum lambda as 4 into 10 to the power minus 7 meters or this lambda min is 4000 Armstrong. Now we'll calculate maximum lambda. For lambda max, once again 1 upon lambda max is 10 to the power 7 into 1 by 3 square minus 1 by 2 square into 1 square. And this would give us lambda max as 7.2 into 10 to the power minus 7 meter or this lambda max is 7200 Armstrong. Now observe that minimum wavelength 4000, maximum wavelength 7500 means Balmer series में जो वेवलेंथ रेडिएट होएगा दैट वुड बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग, इस रेंज में होएगा. और वंस अगेन वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वह वेवलेंथ रेंज जरा एक बार देख लीजिए. उस वेवलेंथ रेंज में देखिए कि विजिबल रीजन के लिए हमने वेवलेंथ रेंज दिखाई हुई है 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में. यह विजिबल रीजन है. और देखिए बाल्मर सीरीज में भी जो वेवलेंथ है वह बिल्कुल इस विजिबल रीजन के अंदर ही आ रही है, ये 7200. बाल्मर सीरीज, दिस इज वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज. और बाल्मर सीरीज में जो वेवलेंथ रेंज है ये बिल्कुल विजिबल रीजन के अंदर आ रही है. दैट्स व्हाई बाल्मर सीरीज के सारे फोटोन विजिबल होते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, यदि उसका फाइनल ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है तो उसको बाल्मर सीरीज ऑफ फोटोन कहेंगे. और बाल्मर सीरीज ऑफ फोटोन जो भी होंगे वह कलरफुल होंगे, वह विजिबल होंगे, वह दिखाई देंगे. और वंस अगेन 4000 फिक्स यह वेवलेंथ रेडिएट होगी. हम कैलकुलेट करेंगे 5000 की कोई वेवलेंथ है ही नहीं. इसके बाद सीधा 5600, उसके बाद सीधा 6800. इस तरीके से कुछ फिक्स वेवलेंथ के फोटॉन्स ही रेडिएट होते हैं. इस तरीके से वहां पर एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है. इसी तरीके से यदि हम पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड के लिए यदि वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वह सारी वेवलेंथ हमें इंफ्रारेड रीजन में कैलकुलेशन पर मिलेगी. अब मैं एक बार
यह बताता हूं कि स्पेक्ट्रम किस तरह से दिखेगा। यदि हम इस तरह से कोई प्रिज्म ले लें और इधर हम हाइड्रोजन लैंप ले लें और हाइड्रोजन लैंप से आने वाली लाइट रेस इधर हम लें, तो यह प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर डिवाइड हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और सेपरेशन के बाद इस तरह से यह अल्ट्रावायलेट फोटॉन और इधर कहीं पर विजिबल फोटॉन, यह विजिबल फोटॉन। यह जो ट्रांजिशन है यह 2 से 1 के लिए 1333 आर्मस्ट्रॉन्ग। यह जो फोटॉन है 3 से 1 के लिए 1125 आर्मस्ट्रॉन्ग और यह इंफिनिटी से 1 के लिए 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से कुछ फिक्स वेवलेंथ वाली इस तरह से रेडिएशन दिखेगी। यह फोटॉन होएगा 3 से 2 के लिए 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, यह 4 से 2 के लिए 5600 आर्मस्ट्रॉन्ग और यह इंफिनिटी से 2 के लिए 7200 और यह इंफिनिटी से 2 के लिए 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम बना हुआ दिखेगा। इट वुड बी अ लाइन स्पेक्ट्रम। This spectrum have got fixed values of wavelength and fixed values of energy. This spectrum will have fixed values of wavelength and energies. That's why this spectrum is termed as line spectrum. All this study was done by Niels Bohr. Niels Bohr ने यह सारे डेवलपमेंट करे थे। This is termed as Bohr model of atom. इसमें मैंने बोर मॉडल ऑफ एटम का अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस बताया, अलग अलग ऑर्बिट की वेलोसिटी बताई, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वह बताई। बोर मॉडल ऑफ एटम के साथ में एसोसिएटेड मैंने 2 कांस्टेंट इक्वेशन लिखे, एक तो फोर्स के इक्वेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बोर क्वांटाइजेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। और फिर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, एक्साइटेशन होएगा और जब डी एक्साइटेशन होएगा, वह सारी बात बताई और इससे लाइन स्पेक्ट्रम बनने वाली बात बताई। इस बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हम जानते हैं, समझते हैं। पहले कुछ अब हम और नई बातें सीखते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes एंड देन we'll further continue this chapter, atomic structure. Once again मैं एक बात और बता दूं, यह बोर मॉडल ऑफ एटम कोई पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। प्लम पुडिंग मॉडल तो फेल हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल भी बोर ने फेल कर दिया, और उसे फेल करने के बाद बोर ने अपना यह मॉडल ऑफ एटम दिया, उसमें ये सारी बातें समझाई, ये सारी बातें दिखाई जो मैंने भी बताई है। मगर यह बोर मॉडल ऑफ एटम भी फेल हो गया था। यह बोर मॉडल ऑफ एटम क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, इन्हीं बातों को हम आगे समझेंगे। और कहां कहां बोर मॉडल ऑफ एटम सक्सेसफुल है, किस किस सिचुएशन में किस किस जगह पर लगाया जा सकता है, यही सारी बात हम समझेंगे अगले लेक्चर में।
बिफोर इट लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ नियरली 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद हम फिर वापस मिलते हैं, प्लीज। तो अभी तक हमने ये जो बोर मॉडल ऑफ एटम समझा है, आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल एंड द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। मैं सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल पहले पॉइंट आउट करवाऊंगा और लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल पॉइंट आउट करवाने के बाद फिर मैं फेलियर ऑफ बोर मॉडल पर आऊंगा। जैसे सबसे पहली बात, बोर ने अपना यह मॉडल कैसे दिया था? बोर ने हाइड्रोजन लैंप बनाया, हाइड्रोजन लैंप से निकलने वाली लाइट रेडिएशंस को लिया और उनको प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्स कराया और उनके स्पेक्ट्रम को देखा और उस स्पेक्ट्रम को उसने लाइन स्पेक्ट्रम, जैसा अभी अभी हमने बनाया ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम देखा और उस लाइन स्पेक्ट्रम को देखकर उसने यह बात कंक्लूड करी कि हाइड्रोजन लैंप से आने वाली लाइट रेस में कुछ फिक्स वेवलेंथ होती है। हाइड्रोजन लैंप से आने वाली जो लाइट रेस है इनका कुछ फिक्स वेवलेंथ का होना, इसका मतलब उसमें कुछ फिक्स एनर्जी होती है और उसमें फिक्स एनर्जी होती है, इसका मतलब कि वहां पर एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर से तो नहीं आ सकती। एनर्जी जो आएगी वो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी देंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यू तभी हो सकती है जब वह न्यूक्लियस से किसी फिक्स डिस्टेंस पर रहते हो, फिक्स रेडियस में रहते हो, फिक्स ऑर्बिट में होते हो, फिक्स ऑर्बिट में फिक्स वेलोसिटी के साथ में घूमते हो। तो जब वो फिक्स रेडियस में, फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स वेलोसिटी के साथ में जब घूमेंगे तो उनके पास में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल फिक्स होगी, उनके पास में पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल फिक्स होगी, उनके पास में एनर्जी बिल्कुल फिक्स होगी। तो फिक्स एनर्जी होगी तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाएंगे तो फिक्स एनर्जी रेडिएट करेंगे और फिक्स एनर्जी के रेडिएट करने से फिक्स वेवलेंथ रेडिएट करेंगे। इस तरीके से बोर ने अपना मॉडल सजेस्ट करा था। इस पूरे मॉडल को सजेस्ट करने के लिए उसने हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल करा था, बस यही लिमिटेशन बन गया। बोर मॉडल आगे जाकर समझ में आया कि यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही अप्लाई करता है। इट होल्ड only to hydrogen atom or hydrogen like ions. Now what do you mean by hydrogen like? Since hydrogen atom have one atom, hydrogen atom have one atom or hydrogen atom have one electron. A species would be called hydrogen like when it also have only one electron. Hydrogen like ions will have one electron. Any ion which have one electron would be called hydrogen like. अब ऐसे कितने आयन से? ऐसे 2 या 3 आयन ही हैं जिन पर यह होल्ड करेगा। पहला हाइड्रोजन लाइक आयन है हीलियम आयन, He पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड हीलियम आयन।
हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। He पॉजिटिव क्या हुआ? ये घूमने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर दिया जाए, पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, तो वो He पॉजिटिव बन जाएगा, वह हीलियम आयन बन जाएगा। अब इस हीलियम आयन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहने से यह हाइड्रोजन लाइक कहलाने लगेगा। इस हीलियम आयन के लिए हम Z=2 कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स है, इसलिए यह हाइड्रोजन लाइक कहलाने लगेगा और इसका Z=2 कहेंगे। Since it have got 2 proton, hence Z=2. Z is the number of proton in the nuclei. Z is number of protons in the nuclei. हीलियम पॉजिटिव आयन में 2 प्रोटॉन है, इसलिए Z=2 और एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाहर हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसलिए हाइड्रोजन लाइक। इसी तरह से दूसरा लिथियम डायपॉजिटिव आयन। लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर कर दिया जाए, पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए 2 इलेक्ट्रॉन को, तो अब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब जब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो यह हाइड्रोजन लाइक कहलाने लगा। दिस इज लिथियम डायपॉजिटिव आयन। लिथियम डायपॉजिटिव आयन। अब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, मगर 3 प्रोटॉन होने से इसका Z=3 कहलाएगा और यह भी हाइड्रोजन लाइक कहलाने लगेगा। इसी तरह से बेरिलियम 3 पॉजिटिव। बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया पूरी तरह से, अब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के बचने से अब यह हाइड्रोजन लाइक कहलाने लगेगा। यह है बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव आयन। ट्राइपॉजिटिव आयन Z=4 कहेंगे क्योंकि इसमें 4 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक। इसमें भी यह कंसेप्ट लगेगा। इन सभी आयंस के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो हम Z=1 कहेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए Z=1 कहेंगे, हीलियम के लिए Z=2, लिथियम के लिए Z=3 और बेरिलियम के लिए Z=4। इन सभी स्पेशीज के लिए बोर मॉडल होल्ड करेगा। बोर मॉडल वुड होल्ड ओनली फॉर दिस स्पेशीज। इट होल्ड ओनली टू हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयन, सिर्फ इन्हीं के लिए। इनके लिए हम वही रेडियस का एक्सप्रेशन लिखेंगे 0.53 इंटू n²/z। वेलोसिटी के लिए लिखेंगे 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर्स पर सेकेंड। और एनर्जी के लिए हम लिखेंगे -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेव नंबर 1/λ हम लिखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 माइनस 1/n2 इंटू Z², 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। एंड डेल्टा ई हम लिखेंगे 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर मॉडल के लिए लिखे गए यह सारे एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एटम और इन्हीं आयंस के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी किसी भी एटम के लिए बोर मॉडल होल्ड नहीं करता है। कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, आयन के लिए, गोल्ड के लिए बोर मॉडल होल्ड नहीं करेगा। ऑल्दो बोर ऐसा सोच रहा था कि उसका जो मॉडल है वो सभी एटम के लिए होल्ड करेगा, मगर ऐसा नहीं है। बोर ने अपना पूरा मॉडल ऑफ एटम हाइड्रोजन के इस्तेमाल से, हाइड्रोजन लैंप से आने वाली रेस को देखकर, उसको समझकर, उसको स्टडी करके दिया था। और इसी वजह से बाद में समझ में आया
कि यह बोर मॉडल बड़ा अच्छा है, मगर यह सभी एटम के लिए अप्लाई नहीं करता है, यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अप्लाई करता है, और उन ऐसे सिर्फ यह 3-4 स्पेशीज ही हैं जिन पर बोर मॉडल अप्लाई करेगा। अब मैं अगला एक और कंसेप्ट बताऊंगा which is an interesting development regarding electromagnetic wave regarding matter, and that development was contributed by D. Broglie। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है, पहले इसे नोट डाउन कर लो।